नाम सनातन धर्म महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानतोष झा जी, आज के इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर विमिता तुली जी, डॉक्टर अरविंद मिश्र जी, मुझे सुन रहे प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी और वरेण्य विद्वत समाज, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है। आदरणीय प्राचार्य महोदय ने और डॉक्टर विमिता जी ने आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन शुभकामनाओं में अपनी शुभकामना भी शामिल है। संवाद का विषय जो तय किया गया है आपको ज्ञात है। ज्ञान केंद्रित समाज की अवधारणा और नई शिक्षा नीति। शिक्षक दिवस का ये अवसर आत्मचिंतन का भी अवसर है। प्राचार्य आदरणीय ज्ञानतोष झा जी से जब विषय को लेकर और शिक्षक दिवस के बहाने से संवाद को लेकर चर्चा हुई तो मन में यह विचार आया कि इसका उपयोग, इस अवसर का उपयोग शिक्षा संस्थान, समाज और शिक्षा नीति के साथ संवाद के बिंदु तलाशने के लिए भी किया जा सकता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी। आज के अपने वक्तव्य में, जैसे कि आदरणीय प्राचार्य महोदय ने कहा, एक समाज के रूप में हमारी जो पहचान है भारतीय समाज, उसमें शिक्षा की एक सुदीर्घ परंपरा है। उस पर चर्चा करने की बात होगी। उन चर्चा के कुछ बिंदुओं पर आपसे संवाद करूंगा। इस सुदीर्घ परंपरा में बनने वाले संस्थाओं पर और उन संस्थाओं के चरित्र पर भी बातचीत होगी। फिर चुनौतियों पर बातचीत होगी और जो अपनी नई शिक्षा नीति आई है उन चुनौतियों का सामना करने में कितना समर्थ या असमर्थ है उस पर भी बातचीत होगी। जो मित्र आप में से गांधीनगर गए हों या काशी गए हों, वाराणसी गए हों, तो दो शिक्षा संस्थानों में उन्हें घूमने का अवसर मिला होगा। गुजरात विद्यापीठ गांधीनगर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी। ये दोनों संस्थान आजादी के समय के दो महापुरुषों द्वारा भारतीय प्रतिश्रुति के निर्माण के संस्थान हैं, वो प्रयास है। एक आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित संस्थान है गुजरात विद्यापीठ, और दूसरा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित संस्थान है। मैं इन दोनों संस्थानों पर एक खास कारण से आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों संस्थानों के अगर आप प्रवेश द्वार से अंदर जाएं तो बाहर लिखा मिलेगा आपको, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दे। मुक्ति किससे है?
मुक्ति अपने बनाए हुए बंधनों से, प्रज्ञा पुनर्नवताम, प्रज्ञा नवोन्मेष है। प्रतिभा की हम जब परिभाषा देते हैं, अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, प्रतिभा क्या है? प्रतिभा नवोन्मेष है। मित्रों, हमारे ज्ञान की एक लंबी परंपरा है, यह नवोन्मेष की परंपरा है। इनोवेशंस। प्रतिभा जड़ता नहीं है, प्रतिभा रटंत होना नहीं है। मैं ये दो शब्द किसी खास कारण से कह रहा हूं। हमारे ज्ञान की परंपरा औपनिषदिक थी, प्रोक्त थी, वाचिक थी। उपनिषद का अर्थ ही है नजदीक बैठकर पढ़ना। ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के नजदीक जाकर बैठना। प्रोक्त का अर्थ है प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्न पूछना, उत्तर देना। शिष्य प्रश्न पूछते थे, गुरु उत्तर देते थे। हम लोग, आपके प्राचार्य महोदय नाटक के विद्वान ने, भरत का नाट्यशास्त्र प्रोक्त है। भरत और उनके 100 पुत्र यानी 100 शिष्य, उनसे प्रश्न पूछते हैं, भरत उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्नाकुलता भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास का कारण है। कोहम से शुरू हुई यह ज्ञान यात्रा सोअहम तक पहुंचती है। अपनी पूरी ज्ञान परंपरा में एक आर्गुमेंटेटिव इंडियन, चिर प्रश्नाकुल भारतीय हमारा मार्ग निर्देशक होता है। भारतीय ज्ञान की यात्रा मैं कौन हूं? प्रश्न से शुरू होकर मैं तुम हूं, मैं वही हूं जो तुम हो, ऐसा पहुंचने की यात्रा है। हमारे दर्शन, न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग मीमांसा हो और वेदांत हो, ये सभी, और यही नहीं, जिन्हें मोटा मोटी तरीके से नास्तिक दर्शन माना जाता है, जैसे जैन, बौद्ध और चारवाक, ये हमारी प्रश्नाकुलता की देन है। आपको पता है कि कर्म मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा कहा गया और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा गया। पूर्व मीमांसा यानी कर्म मीमांसा ज्ञान को अर्थ और काम के निमित्त बनाने का तर्क है। हमारा ज्ञान हमारे जीवन के ऐश्वर्य से निरपेक्ष नहीं है। भारतीय परंपरा में ज्ञान की एक जागतिक भूमिका है। ज्ञान समाज संदर्भित है। हमारे दार्शनिक मतांतर आर्म्स चेयर थिंकिंग नहीं है। मैं अगर आम शब्दावली का इस्तेमाल करूं, प्रयोग करूं, तो हमारे दार्शनिक मतांतर निठल्ले लोगों के गप नहीं है। आपने वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम सुना होगा, हम सभी जानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता के प्रामाणिक व्याख्याकारों में से एक है। उनकी एक पुस्तक है भारत की मौलिक एकता। पुस्तक लीडर प्रेस इलाहाबाद से छपी है। इस पुस्तक के पृष्ठ 11 पर वासुदेव शरण अग्रवाल का एक कथन है, मैं शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में सर्वत्र एक समानता थी। शास्त्रीय शिक्षण में गुरु शिष्य की प्रणाली देश भर में मान्य थी। वैदिक काल से
19वीं सदी तक वह चालू रही। समान पाठ्य ग्रंथों के द्वारा इस पद्धति की एकता का अतिरिक्त परिचय मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्याकरण शिक्षा के मुख्य साधन थे। उनकी टीकाओं की देशव्यापी मान्यता होती थी। कालिदास के ग्रंथ और पंचतंत्र भी इस शिक्षा संबंधी एकता के प्रतीक हैं। राज्य प्रणाली चाहे जो रही हो, विद्वान और शास्त्रीय साहित्य देश में सर्वत्र आदर पाते थे। काशी, तक्षशिला, मथुरा, नवदीप, उज्जैनी, कांची, नालंदा आदि विख्यात विद्यापीठों में चारों दिशाओं के छात्र अध्ययन के लिए एकत्र होते होंगे और होते थे, और वहां से ज्ञान का प्रवाह देश भर में अबाध रूप से फैलता था। यह वासुदेव शरण अग्रवाल की ये शब्द हैं। मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं? इसमें व्यवधान आया। हजारों वर्षों की गुलामी का एक दौर रहा। जो पांथिक लुटेरे आए वो असभ्य बर्बर लोग थे। उनकी पांथिक मान्यताओं में तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ऐसा दौर भी आया भारतीय समाज में जहां जिसकी बिटिया सुंदर देखी तह पे धर दीन तलवार, यानी तलवार की नोक पर भारतीय समाज में निष्ठा का निर्णय होने लगा। हमारे ज्ञान, हमारी पुस्तकें, हमारी आस्था के केंद्र बचे नहीं रहे। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1193 में तुर्की आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का कार्य शुरू किया और उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई गई बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो यह पुस्तकालय लगभग 3 महीने तक जलता रहा। हमारे ज्ञान के केंद्र और उसके वाहक आक्रांताओं का 1000 वर्षों तक चली हुई आक्रांता प्रणाली का शिकार होते रहे। यह घृणा भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान की परंपरा से घृणा में बदल गई थी। हमारी पूरी आस्था तार्किक थी। तर्क पांथिकता के विरुद्ध जाता है और यही कारण है कि पांथिक ताकतें हमारी आस्था को, हमारे तर्क को अपने घृणा का विषय बनाती रही। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ और यह लगभग तय हो गया कि अंग्रेजों का मुकाबला करने वाले लोग अब नहीं रहे। अंग्रेज समझदार था। उसे पता था कि दुनिया को कैसे चलाना है। उन्हें यह इस बात का एहसास था कि घोड़े पर चढ़े हुए पांथिक लुटेरों को उन्होंने निपटा दिया, पर असली खतरा अभी गया नहीं है। इसलिए ब्रिटिश तार्किकता ने, ब्रिटिश तर्क ने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने घृणा के कुछ चिन्ह निश्चित किए। ये चिन्ह थे गुरु, वैद्य और पुरोहित। भारतीय परंपरा में गुरु, वैद्य और पुरोहित की एक सामाजिक स्वीकार्यता रही है। वह धर्मदंड रहा है। समाज का वह नीति निर्देशक तत्व रहा है। एक सोशल लेजिटिमेसी रही है इन 3 संस्थाओं की। अंग्रेजों को पता था कि भारत पर शासन करने के लिए भारतीय मस्तिष्क पर शासन करना जरूरी है, और भारतीय मस्तिष्क पर अगर शासन करना है तो गुरु, वैद्य और पुरोहित को घृणा का पात्र बनाना होगा। उसकी सामाजिक सत्ता को अर्थहीन करना होगा। और इसी क्रम में जो पहला पड़ाव था वह फोर्ट विलियम कॉलेज था।
10 जुलाई सन 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जॉन गिल क्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए। काम जानते हैं क्या बताया गया? काम यह बताया गया कि यह भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए यह संस्थान खुला है। मैं तो एक शोध करा रहा हूं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित है कि क्या पढ़ाया जाता था वहां पे। मेरे एक विद्यार्थी हैं विपिन, वो काम कर रहे हैं इस विषय पर। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सुनने में कितना सुंदर लगता है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए यह संस्थान बनाया गया। जॉन गिल क्राइस्ट साहब स्कॉटिश थे, वो एडिनबर्ग में पढ़े थे। इस संस्था का जो असली उद्देश्य था वह यह था कि भारत में स्थानीय भाषाओं को पढ़कर एक ऐसी पाठ्य पुस्तक प्रणाली का निर्माण करना जो ऐसा वर्ग बनाए जो दिखता तो हिंदुस्तानी हो पर ब्रिटिश उपनिवेश के हितों का रक्षक हो। मैं आपको एक बात बताऊं, खेल यहीं शुरू होता है। प्रश्नाकुल भारतीय मन का स्थान एक अदद खुशामदी दिमाग ने ले लिया, और वह अदद खुशामदी दिमाग पिछले 100 वर्षों का खुशामदी दिमाग है। हम लोग खुद जब विश्वविद्यालय में आए तो वह अदद खुशामदी दिमाग विश्वविद्यालयों के तंत्र को चलाता था। फलाने जी, उनके नीचे फलाने जी। हिंदी का एक कवि है तो समाजवादी, पर उसकी एक बड़ी अच्छी कविता है, बड़ी अच्छी पंक्ति है। मुझे चाहिए एक अदद दिमाग जो आदतन खुशामदी न हो। यह आदतन खुशामदी दिमाग भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिपक्ष था। और मुझे कहने के लिए माफ करेंगे कि विश्वविद्यालयों के तंत्र ने, भारत में उच्च शिक्षा के तंत्र ने इस खुशामदी दिमाग को संरक्षित किया और वर्धित किया। जनवरी 1857 में 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर तो सिलसिला ही चल निकला। एक ऐसा भारतीय मन बना जो भारतीय बोध से, भारतीय ज्ञान से, भारतीय परंपरा से और भारतीय कहे जाने वाली हर चीज से घृणा करने वाला वर्ग था। गुरु, वैद्य और पुरोहित इसके निशाने पर थे। 1947 आया, अंग्रेज गए, एक व्यवस्था हमें मिली और उस व्यवस्था में उनका जो दाय था वो विश्वविद्यालयों का भी दाय था, यानी उनके द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय भी हमें मिले। इस औपनिवेशिक मन के साथ एक खास किस्म की वैचारिकी भी जुड़ी। कला, मानविकी और समाज विज्ञान के संस्थान इस खास किस्म की वैचारिकी के ऐशगाह के जगह बने। ऐसा नहीं है कि हमारे आजादी के दिनों में हमारे नायकों को इसका एहसास नहीं था और उन्होंने अपने ढंग से इसकी कोशिश नहीं की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कोशिश की, महात्मा गांधी ने कोशिश की, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कोशिश की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोशिश की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कोशिश की। ये इनकी कोशिशें समाज केंद्रित शिक्षा प्रणाली के निर्माण की कोशिशें थी। 4 मार्च 1902 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने
23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय बोलपुर बंगाल की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह प्रयास औपनिवेशिक सर्वग्रासिता से मुक्ति के प्रयास थे, भारतीय प्रतिश्रुति के निर्माण के प्रयास थे, एक सांस्कृतिक सातत्यता के निर्माण के प्रयास थे। पर यह प्रयास पूर्ण नहीं हुए। प्रयास अपनी पवित्रता के बावजूद एक औपनिवेशिक सर्वग्रासिता के सामने अपने सामर्थ्य को उस ढंग से प्रकट नहीं कर पाए। स्वातंत्र्योत्तर भारत में एक ऐसी स्थिति पनपी कि भारत में उच्च शिक्षा के संस्थान अपनी सांस्कृतिक सातत्यता या मालवीय जी, महात्मा गांधी, दयानंद जी या टैगोर जी की परंपरा से मुक्त होकर एक खास किस्म की वैचारिकी की एजेंसी बन गए। इस वैचारिकी ने समाज विज्ञान, कला, मानविकी के संकायों को गुरु, वैद्य और पुरोहित से घृणा करने वाले केंद्रों के रूप में विकसित किया। इनकी सामाजिक सत्ता खत्म कर दी गई। घृणा के कृत्रिम केंद्रों का निर्माण कराया गया। परिणाम सामने था। भारतीय समाज की फांक और दरार को पढ़ने की कोशिश की गई। हर उस विषय पर शोध किया गया जो भारतीय एकता को खंडित करता हो। भारतीय समाज की फॉल्ट लाइंस को पढ़ना ज्ञान बताया गया। विश्वविद्यालयों के विभाग, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय समाज में घृणा और अराजकता फैलाने के केंद्र बने और इनको ज्ञान बताया गया। इस घृणा और के तर्क को दुनिया के बेहतरीन कहे जाने वाली विश्वविद्यालयों की स्कॉलरशिप मिली। देखते ही देखते एक ऐसा बौद्धिक परिदृश्य बना जिसमें भारतीय कही और माने जाने वाली हर चीज घृणा का पात्र बना दी गई। एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में खासकर 60 के दशक के बाद इस देश में उच्च शिक्षा के संस्थान और वहां के पाठ्यक्रम कुल मिलाकर समाज, इतिहास और ऐतिहासिक प्रतीकों के बेसिंग के पाठ्यक्रम है। बेसिंग समझते हैं ना, कुटाई। खासकर समाज विज्ञान, मानविकी और कला के पाठ्यक्रमों को देख लीजिए। ऐसा लगता है उन पाठ्यक्रमों को पढ़ें आप कि जैसे हम एक असभ्य और बर्बर समाज रहे हों और इस देश के लूटने वालों ने, इस देश पर अत्याचार करने वालों ने हम पर शासन करके कोई उपकार किया हो। ये तो कुछ स्थापनाएं, इनको उठाकर आप देख लीजिए। आपको अपने देश, अपने समाज और अपने इतिहास को लेकर एक हीनता का, घृणा का और बटे होने का भाव पैदा होगा। ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हुआ कि हमारे संस्थानों से राधा कुमुद मुखर्जी, कालीकिंकर दत्त, आरसी मजूमदार, प्रोफेसर ताराचंद, पीवी जायसवाल, केपी जायसवाल, पीवी काणे की पूरी पीढ़ी गायब हो गई। यदुनाथ सरकार की पीढ़ी गायब हो गई। प्रोफेसर ताराचंद का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र वाले। विश्वविद्यालयों में ज्ञान की जो निर्मिति हुई, विश्वविद्यालयों में जिन चीजों को ज्ञान कहकर पढ़ाया गया, जो नॉलेज मैन्युफैक्चरिंग हुई,
उसमें एक खास डिजाइन था। उस डिजाइन को संभव किया 60 के दशक में इंग्लैंड में शुरू हुए अनिल शील, क्रिस बैली, गॉर्डन जॉनसन और जॉन गेलहर के कैम्ब्रिज स्कूल ने। यह कैम्ब्रिज स्कूल भारतीय पौरुष और कर्मठता के तर्क के निगेशन पे निषेध के तर्क को संभव कर रहा था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की सांस्कृतिक सातत्यता के निगेशन के तर्क को संभव कर रहा था और एक समाज के रूप में हमारी पहचान को, हमारी सांस्कृतिक सातत्यता को, ज्ञान की सातत्यता को सेलेक्टिव फैक्ट्स की तार्किकता से चिन्हित किया जा रहा था। ऐसा हमारे समाज को कमजोर देखने वाली वैश्विक शक्तियों के हितों के अनुकूल था। यह ग्लोबल डिजाइन है, यह कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी है जो आपके समाज, संस्कृति और परंपरा के एक खास तथ्य को उठाती है, एक सेलेक्टिव फैक्ट्स उठाती है, उसके लिए तर्क तैयार करती है और फिर उसे ज्ञान बचाकर संस्थानों में मार्केट करती है, संस्थानों में बेचती है। ऐसे ही विषयों को चुनने पर देश और दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, नौकरी मिलती थी। इसको आप वामपंथ और दक्षिणपंथ के खाके में मत समझिए। ऐसा देखना, वामपंथ और दक्षिणपंथ के खाके में इसको देखना एक बौद्धिक सरलीकरण है। हमारी बुद्धि और उसका सांचा शैक्षणिक संस्थानों की इस यथार्थ की व्याख्या में देर कर गया। आप इसको यूं समझिए कि यह पूरा का पूरा चिंतन पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण के शोध के नाम पर एक नैरेटिव बनाता है, एक अवधारणा गढ़ता है। जल की रक्षा के नाम पर कोई प्रतीक तैयार करता है। उन प्रतीकों के प्रति युवा मन में, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा मन में नायकत्व का भाव पैदा करता है। फिर वे प्रतीक देश, संस्कृति और विकास का प्रतिरोध रचते हैं। यह प्रतिपक्ष भारत को एक विकसित और सांस्कृतिक रूप से गरिमावान राष्ट्र के रूप में देखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। यह सरकार से लेने देना इसका कुछ नहीं है। सरकार बदलने से और सरकारों से इसका कुछ होना देना नहीं है। यह राजनीतिक सत्ता के कुबत के बाहर की चीज है। इसके लिए एक कठिन बौद्धिक अभ्यास की आवश्यकता है, एक रिगरस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की मांग है। भारत का सौभाग्य है एक नई परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण भारतीय शिक्षण परंपरा के संदर्भ में, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, विश्वविद्यालयों के चरित्र पर बातचीत हो रही है। एक ऐसी अपरिहार्य स्थिति आई है जहां दुराग्रहों और अतिवादों के लिए जगह कम हो रही है। नई वैश्विक जरूरतों ने शिक्षा के संस्थानों को बाध्य किया है कि वे अनिवार्य तौर पर तकनीक पर सवार हों। देश में, जहां भारत जैसे देश में, जहां ऐसे भी शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी है, विश्वविद्यालयों में तकनीक का प्रवेश दूर दराज के इलाकों तक मानकीकृत शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित तो करेगा ही, ज्ञान के निर्माण को भी पारदर्शक और प्रासंगिक बनाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसंग है। सत्यकाम जब गुरु गौतम ऋषि के पास गए तो ऋषि ने उनका परिचय जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि, कुल और कुलशील पूछा। सत्यकाम ने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी माता का नाम याद है, मेरी माता जाबाला हैं। गौतम ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इन गायों को चराने ले जाइए
ये आपके प्रतिभा की परीक्षाएं। सत्यकाम उन गायों को लेकर गए, उनका पालन पोषण किया, गोधन का संवर्धन किया, लौटे तो उनके पास संवर्धित गोधन था। गौतम ऋषि खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम ब्रह्मज्ञानी हो, आश्रम के उपयुक्त हो। छांदोग्य उपनिषद का यह संदर्भ भारतीय ज्ञान की सामाजिक अर्थवत्ता बताने के लिए मैं उद्धृत कर रहा हूं। भारतीय ज्ञान की परंपरा में मीमांसा कर्म का आदेश है, जीवन के संदर्भों से संपृक्त है। महर्षि जैमिनी इसकी व्याख्या जीवन की कर्मण्यता में करते हैं। मेरा आशय है कि हमारी ज्ञान की परंपरा, चाहे वह गौतम ऋषि से संदर्भित हो, महर्षि जैमिनी के मीमांसा सूत्र से संबंधित हो, बताती है कि हमारे शिक्षा के संस्थानों को, ज्ञान के केंद्रों को अगर बचे रहना है तो उन्हें समाज से संवाद करना होगा। यह समाजोन्मुखता विश्वविद्यालयों को प्रासंगिक बनाएगी, वास्तविक और आत्मनिर्भर भी बनाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्म्स चेयर थिंकिंग में आप वास्तविक हो जाएं। स्वायत्तता आत्मनिर्भरता की ही निर्मित है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप समाज की आवश्यकताओं से तटस्थ भी हों और स्वायत्त भी हों। ऐसा नहीं हो सकता। सोमपुरी, उदंतपुरी, बल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, मणिखेत, कांचीपुरम, काशी, नागार्जुनकोंडा, जगद्दला, ये भारत के प्राचीन संस्थान, साथ ही साथ कश्मीर का शारदा पीठ, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता और समाज केंद्रीयता के मापदंड के रूप में विकसित होते हुए संस्थान है। आप इन संस्थानों की नियुक्ति, नामांकन, पाठ्यक्रम और वित्तीय तंत्र का अध्ययन कीजिए। आपको कुछ रोचक निष्कर्ष मिलेंगे। ये संस्थान, जिन संस्थानों का मैंने आपके सामने उल्लेख किया, वो प्राचीन भारत के शिक्षा संस्थान है। ये संस्थान वाक बहादुरों के अड्डे नहीं है। ये संस्थान समाज की सापेक्षता में विकसित होते हुए संस्थान है। ऐसे ही संस्थानों में सुश्रुत, चरक और आर्यभट्ट का होना संभव होता है। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हुआ चलूं। 5वीं शताब्दी के जातक कथाओं के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में विश्व के लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। गांधार नरेश आंभिक के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध का अध्ययन कीजिए। सत्ता और शिक्षा संस्थान के मामले में इस संबंध का अध्ययन बड़ा रोचक निष्कर्ष आपको देगा। तक्षशिला में कोई वेतनभोगी शिक्षक नहीं था, न कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम की कोई निश्चित अवधि भी नहीं थी। गुरु शिष्य की योग्यता और उसकी अभिरुचि को देखकर आचार्य स्वयं निर्णय लेते थे कि इसके अध्ययन की अवधि क्या होगी। पूरी इस दुनिया में जब चिकित्सा शास्त्र की परंपरा ज्ञात भी नहीं थी, तब तक्षशिला में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा
के उन्नत केंद्र बने। जातक कथाओं से और विदेशी यात्रियों के संस्मरणों से पता चलता है कि मस्तिष्क के भीतर और आंतड़ियों तक का ऑपरेशन की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तक्षशिला विश्वविद्यालय में होती थी। अध्ययन का क्रियात्मक कार्य इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में केंद्रीय भूमिका में था। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के अलग अलग केंद्र बने थे इसी विश्वविद्यालय के अंदर। कौशलराज प्रसेनजीत, मल्ल सदार बंधु, लिच्छवी के महाराज, शल्यक जीवक के अतिरिक्त पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। इसी विश्वविद्यालय में गुरुकुल की परंपरा थी अंदर ही। आचार्य शिष्यों की मेंटोरिंग करते थे। आयुर्वेद के साथ साथ इस विश्वविद्यालय में उन समस्याओं पर अध्ययन होते थे जो विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द की समाज की समस्याएं थीं। 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और चिकित्सा शास्त्र के मामले में तो यह दुनिया का एकमात्र केंद्र था। तक्षशिला कोई एक केंद्रीय अवधारणा का नाम नहीं है। विविध विद्याओं के आचार्य विविध क्षेत्रों से अपनी रुचि के अनुसार विविध विषयों का स्वयं पाठ्यक्रम बना सकते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में वेद वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्तशिल्प, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, भाषा ज्ञान जैसे तमाम विषयों की शिक्षा होती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा आपको यह सिर्फ इंगित करने के लिए कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों को दो तथ्यों को ध्यान में रखकर चलना होगा जो हमारी परंपरा से निकलता हुआ है। इसको अंग्रेजी में दो शब्द कहें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज। आप एक बंद खांचे से बाहर निकलकर सोचना और नवोन्मेषी ढंग से सोचना। हम लोग जब पढ़ते रहे तो क्या हुआ, जो हम शोध प्रबंध भी लिखते थे उस शोध प्रबंध का एक खाका है कि आपको यहाँ प्रस्तावना लिखनी है, यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, हो गया शोध प्रबंध। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालयों में कई लैब से जब गुजरता हूँ, वही चेहरे, वही बीकर, वही फ्लास्क, वही पड़े हुए। विश्वविद्यालयों का काम पोंगापंथी बनाना नहीं है। विश्वविद्यालयों का काम नवोन्मेषी बनाना है। विश्वविद्यालयों का काम एक बंद दिमाग से बाहर निकालने की प्रक्रिया को संभव करना है। मैं आपको एक उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय का दूं। नालंदा विश्वविद्यालय में धनी और निर्धन दोनों तरह के विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था थी। धनी लोग आचार्यों को शुल्क देते थे और जो निर्धन थे उनके लिए व्यवस्था थी कि वे शिक्षा के यापन, शिक्षार्जन के पश्चात जब समाज में जाएंगे तो समाज में धनार्जन करके फिर संस्थान को वापस करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे शालभद्र। शालभद्र, जो लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी थी कि जो अब पूर्वांचल में खास किस्म की मिठाई होती है जिसको सिलाव का खाजा कहते हैं, वो शालभद्र के ही गांव का था। शालभद्र के ही नाम पर सिलाव
की व्यवस्था, सिलाव का नाम पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय का दीप जहां से आता था, उस गांव का नाम दीपनगर है, वो अभी भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था आसपास के 600 गांवों पर निर्भर थी। अब गांव आपकी अर्थव्यवस्था को तभी संभालेंगे जब अपने आप शोध और चिंतन में गांव की समस्याओं को महत्व देंगे। नई शिक्षा नीति ने एक मौका दिया है, और नई शिक्षा नीति का यह संदर्भ मैं खास कारण से आज उद्धृत कर रहा हूं कि विश्वविद्यालयों और शोध को अनाथाश्रम बनने से आपको रोकना है। अब वर्साई की संधि, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम, झूम खेती के कारण परिणाम, अलाना विमर्श, फलाना विमर्श जैसे पाठ्यक्रमों से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे एक नॉलेज सेंट्रिक समाज से एक नॉलेज इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुआ जाए, कैसे एक ज्ञान केंद्रित समाज से ज्ञान का अर्थतंत्र बनाया जाए। विश्वविद्यालयों और नई शिक्षा को तकनीकी केंद्रित होना होगा। नई शिक्षा नीति ने बताया कि नई व्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी को संभव करने वाली होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सन 1986 में आई थी, उसका स्थान लेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच पर, समानता पर, गुणवत्ता पर, शिक्षा की संप्रेषणीयता पर और उत्तरदायित्व पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। इस नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के अध्यक्ष प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों से संवाद किया। लगभग यह एक अद्भुत संवाद था, और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सन 1968 और वर्ष 1986 के बाद की स्थितियों का मूल्यांकन है। भारत में 3 शिक्षा नीति आई हैं, 1968 की, 1986 की और सन 2020 की। इस 2020 की शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने यह तय किया है कि उनके सहयोग से देश की जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए, शिक्षा को सुगम बनाने के लिए जिस एक खास तथ्य पर जोर दिया गया है वह है तकनीक का प्रयोग। मित्रों, तकनीकी की व्याख्या में हमारी लोकप्रिय शब्दावली बराबर असमर्थ रही है। परंपरागत गुरु कक्षाएं और गुरुजी लोग या तो तकनीक के इस खेल में शामिल हों या अप्रासंगिक हो जाएं। 12 मई को देश के नेतृत्व ने यह लगभग स्पष्ट कर दिया कि हमें शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास की प्रतिस्पर्धा में बचे रहना है तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा, तकनीकी संचालित होना पड़ेगा। कक्षा आने वाले समय में गुरुजी लोगों का स्वायत्त इलाका नहीं है। हम तकनीक के जग में होंगे। हम कोई समाज की अपेक्षाओं से मुक्त
विद्यार्थी की अपेक्षाओं से मुक्त स्वायत्त इकाई नहीं है। हम कोई ऑटोनोमस यूनिट नहीं है कि हम चाहे जो बोल के आ जाएं, नहीं। एक पारदर्शिता और जवाबदेही के तर्क लागू होंगे। शिक्षा में तकनीकी का प्रवेश कक्षाओं में तो आपको अनुशासित रखेगा ही, साथ ही साथ शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने का भी माध्यम बनेगा। यह शिक्षा की मानकीकरण की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास होगा। आप देख लें, आजादी के 70 साल के बावजूद देश के उन इलाकों में जहां हम आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, वहां तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की पहुंच गुणवत्ता के साथ साथ उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगी। अतिवादी व्याख्याओं और शब्दावलियों के दिन अब लद गए। नई व्यवस्था आपसे कह रही है कि संयमित रहिए, पारदर्शित रहिए, जवाबदेह रहिए। एक तीसरी आंख आपको देख रही है। इस शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, उनके तार्किक निर्णय और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों का काम कवि कहानीकार बनाना नहीं है। विश्वविद्यालयों को आपको एक 17 साल के बच्चे की आंख से देखना पड़ेगा, जो अपनी दुनिया बनाने के लिए आप पर भरोसा करके आपके पास आया है। विश्वविद्यालयों का और शिक्षा संस्थानों का काम उस 17 साल के बच्चे को ताकतवर बनाना है, एम्पावर्ड करना है, ताकि वह भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सके। नई शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापक प्रणाली के विकास पर बल देती है जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों का कौशल विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करते हुए उनको ताकतवर बनाया जाए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पढ़ने वाले विषय हैं और ये नहीं पढ़ने वाले विषय हैं। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है और इसमें एक इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2020 में आई यह शिक्षा नीति छात्रों को सीखने की वृत्ति की तरफ प्रेरित करती है, रटने की वृत्ति की तरफ नहीं। और यह भारतीय शिक्षण परंपरा की सातत्यता को संभव कर रही है। उसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता और सैद्धांतिक स्पष्टता, उसके मूल्यांकन के तर्क होंगे। आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन इन्हीं 3 आधारों पर कर पाइएगा। छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख शॉर्ट फॉर्म में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की व्यवस्था है। छात्रों के प्रगति और मूल्यांकन के साथ साथ छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े हुए निर्णय को लेने में सहायता प्रदान करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र भी बनाने की कोशिश की गई है। मित्रों, एक जो विश्वविद्यालयों में परिवर्तन आया है, विश्वविद्यालय अब अपने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री जैसी उपाधियां देंगे।
मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यह बताना है कि नई जो व्यवस्था आ रही है वह मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं है, वह व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था है। जब मानव संसाधन आप कहते हैं तो मूलतः व्यक्ति के उपभोग पर बल देते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को संभव करती है। एक बात बताऊं आपको, यह सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 2014 में संभव हो गया था। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 2014 में पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वे जानते हैं कि नई शिक्षा नीति की विश्वविद्यालय केंद्रित जितनी भी अवधारणाएं हैं वो 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय में आ चुकी थी। किन्हीं कारणों से वो रुक गई। इस मामले में हम सभी का एक सौभाग्य है कि हम जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक अगुवा होने का कार्य करेगा। वह एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए अनुभवजन्य उदाहरण से उपजी हुई व्यवस्था हो। भारत के समाज में आत्मनिर्भरता को लेकर, मातृभाषा में शिक्षण को लेकर, स्वावलंबन को लेकर, इनोवेशन को लेकर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को लेकर जो तर्क पुष्ट होगा वह तर्क भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की सातत्यता से निकला हुआ तर्क होगा। और हमारा सौभाग्य है दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े होने का कि यह तर्क दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से 6 वर्ष पहले लगभग कार्यान्वित हो चुका है। हम अपने अनुभवों को इस शिक्षा नीति के आलोक में पुनः पुष्ट करेंगे। भारत पढ़ेगा और भारत बढ़ेगा। इस भरोसे के साथ प्राचार्य ज्ञानतोष झा जी का और सनातन धर्म महाविद्यालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के बहाने से भारत में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता, तार्किकता और जिज्ञासा के सातत्यता के प्रश्नों पर विचार करने का अवसर दिया। आप सबों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।